बाजार बोलता है। इसमें पहले शुरुआत करते हैं एफआईएस के डेटा से। किस तरह का कल का सत्र देखने के लिए मिला एफआईएस की साइड से, क्योंकि कल F&O एक्सपायरी का दिन था तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा बना होगा और इस डेटा के बनने से ही एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर मिलता है कि आपको जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी होगी वो किस तरह से रहेगी। एफआईएस प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए, लेकिन डीआईस लगातार उतना ही लगभग माल इन्फ्यूज करते हुए नजर आए। 2432 करोड़ की बाइंग डीआईस की, एफआईएस की 2605 करोड़ की सेलिंग, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है दो स्मार्ट प्लेयर्स के बीच में। एक माल बेच रहा है, एक स्मार्ट माल खरीद रहा है स्मार्ट प्लेयर, और अभी तक जो खरीदता आ रहा है माल वही स्मार्ट प्लेयर साबित भी हुआ है। तो पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ महीनों से तो डीआईज अगर माल खरीद रहे हैं तो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द इंडियन मार्केट्स, और उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है आज के सत्र में। साथ ही दुनिया भर के बाजार देख लेते हैं। डाउ कल हरे निशान में बंद हुआ। शंघाई में जरूर लाल निशान देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हैंसेंग, निकाई, कोस्पी सभी फ्लैट हैं लेकिन विद द पॉजिटिव बायस्ड। साथ ही आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स देख लेते हैं कि आज कौन से शेयर हैं जहां पर कि एक अच्छा रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो उनमें टॉप पर देखें तो आयन एक्सचेंज यहाँ पर 13% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। इन्फीबीम यहाँ पर करीब 10% का उछाल है। एसजेवीएन यहाँ पर एक ऑर्डर मिला उनको 13,947 करोड़ रुपए का, उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। एवरेडी यहाँ पर 8% की तेजी और होम फर्स्ट में करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ पर कि कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग है या कह सकते हैं कि गिरावट देखने के लिए मिल रही है। उन काउंटर्स पर देखते हैं। एमएमटीसी टॉप ऑफ द लिस्ट, यहाँ पर करीब 11% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कल के सत्र में काफ़ी अच्छा चला था ये शेयर एमएमटीसी, एसटीसी, इन पर विस्तार से बात भी करेंगे हम अपने सेगमेंट में कि क्या कुछ इनमें चल रहा है। साइंट लिमिटेड यहाँ पर करीब 7% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। रिजल्ट्स का इंपैक्ट फेडरल बैंक यहाँ पर करीब 3.25% की गिरावट। जेटीएल इंडस्ट्री और शोभा डेवलपर यहाँ पर करीब 3.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं मिला जुला रुझान है इन द ब्रॉडर मार्केट, लेकिन जो पॉकेट चली हुई थी उन्हीं में कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। रुचि जी, अगर देखें तो कुछ एक खबरें जो कि इस समय चल रही हैं वो है कि सितंबर से फेड हर मीटिंग में दरें घटाएगा, ऐसा सिटी की एक रिपोर्ट कहती है। सर कैसे देख रहे हैं मेटल और आईटी काउंटर्स को? सो आई थिंक डेफिनेटली जो रेट कट्स अगर होते हैं तो वो काफी पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट आईटी ने तो ऑलरेडी साइंस दे दी है कि एक ट्रेंडेड अप मूव के फेज स्टार्ट हो गई है वहां पे। स्पेशली लार्ज कैप आईटी नेम्स जहाँ पे हमने पिछले कुछ काफी क्वार्टर से हमने एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस देखा था कि बाजार में इतनी बड़ी तेजी होने के बावजूद हमारे यहाँ पे लार्ज कैप आईटी नेम्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे। बट रिसेंटली जब बॉटम आउट हुआ उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स के भी जो अपडेट आए, हमने कुछ कंपनीज के पॉजिटिव रिएक्शंस भी देखे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद में। सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं कि आईटी में ये तेजी और आगे ऊपर ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। मेटल्स में आई थिंक बेस मेटल्स में जो हमने रिसेंटली करेक्शन देखा है पिछले कुछ समय में, उसके चलते हुए ये मेटल्स में थोड़ा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है। बट आई थिंक ये करेक्शन अगर आप थोड़े मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। नॉट आई एम नॉट सेइंग के ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कोई बड़े मूव्स एक्सपेक्ट करें, बट हाँ अगर आप थोड़ा मिड टर्म व्यू रखते हैं तो टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक्स या हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स है, ये आई थिंक नो एक ये करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रेजुअल बाइंग करने के लिए। बिल्कुल। कुछ एक सवाल भी लेते हुए चलते हैं। यहाँ पर पुनीत शर्मा जी का सवाल है इन्फीबीम अवेन्यूज़ पर। सर 3400 शेयर है, 34 रुपये के भाव के, शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रहे हैं। आज काउंटर में अच्छी स्ट्रेंथ भी बन रही है। सो आज काफी समय बाद स्टॉक में एक पॉजिटिविटी देखी गई और अच्छी बात ये है कि आज के जो वॉल्यूम्स है वो उसके डेली एवरेज वॉल्यूम से कई बेहतर वॉल्यूम्स है। सो शॉर्ट टर्म में तो जो रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए आ रहा है वो लगभग 33-33.50 के बीच में ही है, यहाँ करंट लेवल से ज्यादा दूर नहीं है। बट उसके ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है तो आप स्टॉक में 36 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है रविंद्र कुर्मी जी का। ये पूछ रहे हैं साइंट पर। साइंट के 2000 के रेट से 20 शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? सर रिजल्ट्स आए कल, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट भी है काउंटर पर। आज थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, निकल पाएंगे क्या? मेरे ख्याल से एग्जिट करके कहीं पोर्टफोलियो में दूसरी जगह शिफ्ट होने की सोच कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो जो लास्ट एक महीने में आईटी में स्टॉक्स चले हैं उसमें साइंट का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है और ऊपर से रिजल्ट्स का रिएक्शन भी नेगेटिव है। सो जब आप तेजी में अगर कोई स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इतना रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस बता रहा है, तो वो आपको मिड टू लॉन्ग टर्म में इतने बड़े ज्यादा रिटर्न्स एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में इतने बड़े रिटर्न्स स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। सो आई थिंक दूसरे बेहतर अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए रादर देन सेम स्टॉक से लॉस रिकवरी करने से अच्छा है कि कहाँ पे दूसरे स्टॉक्स में आप वही पैसा निवेश को शिफ्ट कीजिए तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन पाएगी। सो साइंट में से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी।
सर इस पैसे को किसी दूसरे आईटी में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय देखें तो निफ्टी आईटी लगातार परफॉर्म कर रहा है पिछले कई सत्रों से, 700 पॉइंट आज भी ऊपर है। तो कोई लार्ज कैप आईटी या जो भी मिड कैप आईटी में आपको अच्छा लगता हो? लार्ज कैप में से टीसीएस काफी पॉजिटिव लग रहा है। टीसीएस इन्फोसिस दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, हालांकि रिसेंटली थोड़ा रनअप आ चुका है, बट लेकिन यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि डाउन साइड प्राइस वाइज लिमिटेड है। सो टीसीएस इन्फोसिस में से आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करके वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। इन्फोसिस लगभग उसी रेट का मिल भी जाएगा जिस रेट पर इनका साइन बिकेगा, उसी रेट पर इनको थोड़ा सा पैसा और डालना पड़ेगा, 150 रुपया, और इनको इन्फोसिस मिल जाएगा। सर तो आप अपना जो पोजीशन है उसको इन्फोसिस में शिफ्ट कर लीजिए। एक लार्ज कैप कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं मिलेगी, सर का भी मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोपर मनोज जी का, अपोलो पाइप। सर इनके पास 700 रुपये के कुछ शेयर हैं, 2 साल का व्यू ये लेकर बैठे हुए हैं, क्या करें? फिलहाल पोजीशंस होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन 580 का मैं स्टॉप लॉस भी रखने की सलाह दूंगा अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं या आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो। क्योंकि आप देखेंगे तो ये पूरा जो कंसोलिडेशन पिछले 6 महीने में स्टॉक में हुआ है उसमें 600 580 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर वो सपोर्ट टूट जाता है तो फिर करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। तो फिलहाल तो पोजीशंस होल्ड करें क्योंकि सपोर्ट के आसपास है, और 580 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। जी, कुछ एक ग्लोबल खबरों में और नज़र डालते हैं। सोना चांदी नेचुरल गैस की कीमतों में कल 3 से 4% की गिरावट देखने के लिए मिली। सर सोना चांदी से जुड़े हुए शेयर, डेक्कन गोल्ड माइन, हिंदुस्तान जिंक और साथ ही नेचुरल गैस से भी कुछ शेयर प्रभावित होते हैं, लाइक GSPL हो गया, पेट्रोनेट LNG हो गया, इन सभी पर आपका कोई व्यू है क्या? सो आई थिंक विद इन द अगर गोल्ड के अगर स्टॉक्स रिलेटेड स्टॉक देखें तो टाइटन हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ओके। स्टॉक ऑलरेडी एक करेक्टिव फेज के थ्रू जा चुका है। अगर आप देखें तो फरवरी में स्टॉक ने लगभग 3900 3880 के आसपास के हाई बनाए थे, जहां से स्टॉक में लगभग 5 से 6 महीने का करेक्टिव फेज रहा, और रिसेंटली स्टॉक ने अपने वीकली चार्ट्स पे 89 EMA पे स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया। सो और प्राइस वाइज डाउन साइड यहाँ से काफी लिमिटेड लग रही है टाइटन में। सो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में खरीदारी करना चाहते हैं तो टाइटन में खरीदारी कर सकते हैं। जी, अमेरिका की Q2 GDP सर 1.4% से बढ़कर 2.8% रही ऑन ए Q-on-Q बेसिस। अमेरिकन कंपनीज जो US में ऑपरेट करती हैं आईटी, और हम मेटल की तो बात कर ही लेते हैं, लेकिन उसमें भारत फोर्ज और हिंडाल्को जिनका की ऑपरेशन भी है US में, चलाती हैं ये कंपनी अपनी सब्सिडरी के तौर पर, कैसे देख रहे हैं सर? दोनों ही स्टॉक्स के स्टार्ट सेक्टर्स तो काफी अच्छे। हिंडाल्को में इनफैक्ट हमने जब मेटल्स की बात की तो उसका भी नाम लिया था कि ये जो प्राइस वाइज करेक्शन आया है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पोर्टफोलियो में, अगर आप थोड़े से मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से ऐड करने के लिए देख रहे तो। इवन भारत फोर्ज देखेंगे तो स्टॉक में ब्रॉडर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो प्राइस अपमूव्स हुए थे रिसेंटली मई महीने के आसपास, तो उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं। अब लास्ट 15 दिन में स्टॉक हाई लेवल से करेक्शन हुआ है, बट करेक्शन में कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं दिखेगी, और ये जब ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि प्राइस ऊपर में अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, करेक्शंस में कम वॉल्यूम्स होते हैं, सो वो लॉन्गर टर्म के स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव रहते हैं। सो आई थिंक भारत फोर्ज भी काफी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मिड टर्म में एक अच्छे रिटर्न ये स्टॉक भी कंटिन्यू कर सकता है। तो दोनों ही स्टॉक्स अगर आप थोड़े से, मैं कहूंगा 4 से 6 महीने का अगर व्यू रखते तो करंट लेवल्स में भी भारत फोर्ज और हिंडाल्को खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल। बबलू जी का सवाल है सर, हिंद पेट्रो पर क्या करना है? इनके पास 364 रुपये के 80 शेयर पड़े हुए हैं, और विद स्प्लिटेड शेयर ऑफ कोर्स। तो इन्होंने बोला है कि 9 अगस्त तक सेल कर दूं क्या? ये 9 अगस्त आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों डिसाइड किया, लेकिन सर ये तो 15 दिन का भी व्यू नहीं है इनका। मेरे ख्याल से थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। अगर आप देखेंगे तो मिड फरवरी ने तीनों ही ओएमसी HPCL, BPCL, IOC, मिड फरवरी ने ये स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाइज बनाए थे। उसके बाद फरवरी से लेके जुलाई तक, जुलाई पूरा एंड होने आया है, ये पूरा फेज स्टॉक में कंसोलिडेशन करा है। और अच्छी बात ये है कि पूरे जो कंसोलिडेशन फेज या करेक्शन फेज ये स्टॉक में गए हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट्स है उसके मिड टू लॉन्ग टर्म, वो सपोर्ट्स तीनों ने ही नहीं ब्रेक किया, ना ही HPCL, ना ही BPCL, ना ही IOC ने ब्रेक किया, और अभी अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ी सी समय सीमा अगर बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ाइए, और ये HPCL में काफी अच्छे मूव्स आगे चल के बन सकते हैं। सो आई थिंक अच्छा, अपने कंसोलिडेशन फेज, करेक्टिव फेज के थ्रू निकल चुका है स्टॉक, अब अप ट्रेंड के रिजम्पशन के चांसेस ज्यादा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो होल्ड करिए, बस समय सीमा अगर आप थोड़ी सी लंबी करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न ये स्टॉक में बन सकते हैं। बिल्कुल। इन्होंने जो 9 अगस्त बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया हुआ था, क्योंकि 9 अगस्त को इसमें 16.5 रुपये का डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड आ रहा है। सर इसको
को कंसीडर करते हुए ये 16.5 रुपये का जंप एटलीस्ट, क्योंकि जब 16.5 रुपये का डिविडेंड होता है कंपनी में तो कम से कम शेयर 20 से 25 रुपये का भी मूव कई बार पहले दे देता है, ऐसा मूव मिल सकता है क्या इन्हें? पॉसिबल है, मिल सकता है, पर डिविडेंड्स देखें तो मोर एक कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स है। एक्स डिविडेंड जिस दिन होगा उस दिन आपके अकाउंट में 16.5 रुपए आ जाएंगे पर शेयर डिविडेंड के हाँ तौर पे, बट सामने शेयर प्राइस भी 16.5 रुपए हाँ, से वो कम हो बिल्कुल। जाएगा तब वो एक्स डिविडेंड। तो डिविडेंड्स आर मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट। आई डोंट थिंक कि सिर्फ आपको ये देखते हुए स्टॉक में नो इतना ज्यादा मूव एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बट यस, काफी बार होता है कि जब बड़े डिविडेंड्स होते हैं तो स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि काफी लोग पोर्टफोलियो में डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो मिड टू लॉन्ग बिल्कुल। टर्म के लिए देखते हैं। सो दैट डज नॉट मीन कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है, क्योंकि एक्स डिविडेंड हो जाता है तो वो दैट जस्ट अ कॉर्पोरेट एक्शन विच इज हैपनिंग। बट यस, वो मिड टू लॉन्ग टर्म में आपको जब ये स्टॉक वापस से तेजी रिज्यूम करता है तो वो आपको डिविडेंड यील्ड के नो पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियोज के लिए बनते हैं। सो आई वुड से कि यस, अगर आप डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, इसीलिए आप 9 तारीख की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट स्टॉक चल सकता है यहाँ पे, तो आप होल्ड करें। बट जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ी सी लंबे समय के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो और भी अच्छे रिटर्न्स आप ये स्टॉक में बनते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है और सर समय सीमा बढ़ा देंगे तो और अच्छा है। बीच में 16.5 रुपये का डिविडेंड अगर आपको मिलेगा तो इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। एक नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, तनु हैं फिरोजाबाद से। तनु जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम। जी सर, मेरा क्वेश्चन जीएसएफसी शेयर्स के लिए है। मैंने 250 की रेट पे 250 शेयर्स लिए हुए हैं। ओके। सर मुझे पूछना था इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये कैसा है शेयर, और अगर मुझे अभी इसे कब तक होल्ड करूं कि मुझे अच्छी रिटर्न मिल जाए? बिल्कुल, पूछ लेते हैं आपका सवाल। जीएसएफसी के साथ 250 शेयर हैं, 200 रुपये के ही 250 रुपये के ही भाव पर। लॉन्ग टर्म ठीक लगता है क्या? इन्वेस्टमेंट ग्रेड का है ये शेयर क्या? लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स खराब नहीं है स्टॉक के, पॉजिटिव है, बट विद इन द फर्टिलाइजर स्पेस नो, अगर आप नो, आई वुड सजेस्ट कि आप जीएनएफसी को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर स्पेस में अगर एक अच्छी ट्रेंडेड फेज होती है तो जीएनएफसी में बेहतर रिटर्न्स बन सकते हैं कंपेयर टू जीएसएफसी। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली ये पूरे इस सेक्टर में रहती है। हम देखते हैं कि हाई बीटा नेम्स है, आप चाहे ये सेक्टर में आरसीएफ को देख ले, कोरोमंडल देख ले, या दूसरे किसी स्टॉक्स में दे, तो अप्स एंड डाउन ज्यादा रहता है। अब ये जो रिसेंटली तेजी आई थी जीएस पूरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, चाहे आप चंबल फर्टिलाइजर देखे, आरसीएफ देखे, या दूसरे स्टॉक्स एनएफएल जैसे स्टॉक में देखे, तो उनके कंपैरेटिवली जीएसएफसी ने अंडर परफॉर्म किया है। यानी कि जैसी तेजी दूसरे स्टॉक्स में बनी है वैसी बड़ी तेजी या बड़े वॉल्यूम्स भी ये स्टॉक में नहीं आए हैं। सो कंसिडरिंग वो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस, आई थिंक बेटर है कि दूसरे ऐसे स्टॉक्स, आप सेम सेक्टर नो डाउट काफी पॉजिटिव है, बट ऐसे स्टॉक्स को चूज कीजिए कि जहां पे आपको रिलेटिव सेफ्टी हो, कि इनकेस कोई करेक्शन आता है तो वहां पे बड़े करेक्शंस नहीं आएंगे प्राइस वाइज, और अपमूव में ऐसे स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसे पैरामीटर्स में आई थिंक जीएनएफसी है कि जो मुझे ज्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू जीएनएफसी। सो आई वुड सजेस्ट कि यस, जीएसएफसी भी खराब नहीं है, बट रिलेटिवली आई थिंक जीएनएफसी कुड बी बेटर चॉइस। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैम आपको ओपिनियन मिल गया है सर का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मिले हैं मिस्टर शदाब। शदाब जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं राघुगढ़ गुना से बोल रहा हूँ। जी सर। सर मेरा सवाल है, मेरे पास टाटा टेक के 30 शेयर है सर। जी, टाटा टेक के 30 शेयर है, 1200 के भाव। जी जी जी। सर ये आईपीओ अलॉट हुआ था मेरे को। सर कितना समय रख सकते हैं आप इस शेयर को? सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि इसको एवरेज करूँ और बढ़ा लूँ कि सर अभी इसको सेल कर दूँ? बिल्कुल, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं रख पाऊंगा, 1-2 महीने के समथिंग बस। बिल्कुल पूछ लेते हैं। नुकसान तो हो रहा है अभी आपको करीब 200 रुपये का। चलिए पूछते हैं। रुचि जी, टाटा टेक इनको 200 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, पूछ रहे हैं कि एवरेज करें या बेच दें? लिस्टिंग के बाद देखेंगे तो स्टॉक ने कुछ इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है। लिस्टिंग के दिन ही जो अपमूव हमने देखा, उसके बाद कंसिस्टेंटली स्टॉक में कोई तेजी हमने मार्केट के साथ साथ नहीं देखी है। सो आई थिंक ये रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस का इंडिकेशन है। सो यहाँ से अब मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा काफी लिमिटेड है चार्ट्स पे एनालिसिस करने के लिए, बट लेकिन क्योंकि तेजी के मार्केट में ये स्टॉक ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए मैं आपको एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। आई वुड से कि आप एवरेज आउट ना करें या नया पैसा निवेश ना करें। मे बी कहाँ पे दूसरे स्टॉक्स में अगर वही पैसा निवेश करेंगे तो आपको टाटा टेक के कंपेरेटिव में ज्यादा बेटर रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं।
बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। पुल बैक मूव पे वेदर निकलना है कि नहीं निकलना है वो टाइम टू टाइम वापस उसको रिव्यू करिएगा। फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक में 1060 के आसपास है। 1060 के लेवल्स तो अगर ब्रेक होते हैं तो 1140 1150 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे जब आता है तो आप रिव्यू कीजिएगा कि वेदर आपको वहां पे ये छोटे मोटे लॉसेस बुक करके एग्जिट करनी चाहिए कि नहीं। बट फिलहाल मैं कहूंगा आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग, बट फ्रेश बाइंग ना करें। तो फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ भी बढ़ते हैं। आईटी सेक्टर में 3.5 लाख नई नौकरी मिलेंगी इस साल। अगर हम इसका एक डेटा उठाकर देखें तो लास्ट ईयर किस तरह की कितनी नौकरियां मिली थी और उससे पहले कितनी नौकरियां मिली थी, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्योंकि हमने देखा कि FY23 में कुल 60,000 नौकरियां आईटी सेक्टर जोड़ पाया था, नई नौकरियों की बात हो रही है। और FY23 में यही नौकरियों की संख्या करीब 2,70,000 थी। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं FY25 में एक्सपेक्टेड है कि 3.5 लाख। तो लगातार पिछले 3 सालों में अगर देखें तो सबसे बड़ी जो एक जॉब हायरिंग होगी आईटी सेक्टर में वो इस साल होने वाली है। ये बहुत एक अच्छी खबर है इकोनॉमी के लिए भी और उन प्रोफेशनल्स के लिए भी जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और साथ ही उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर कि आईटी कंपनीज ऑपरेट करती हैं वहां के रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि जितना जॉब मिलेंगी उतना ही लोग घर भी खरीदते हैं। सर, 2 कंपनियां मैं आईटी कंपनीज पर बात नहीं करूंगा क्योंकि आईटी कंपनीज पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन्फोएज जो नौकरी का एक पोर्टल है, और दूसरा सोभा डेवलपर जो बेंगलोर में और साउथ इंडिया में काफ़ी एक लीडिंग प्लेयर है, जहां पर कि आईटी कंपनियों के ज़्यादातर हेड ऑफिसेज हैं, जहां पर नौकरियां काफ़ी मिलती हैं। तो वहां पर नए घरों की जो खरीद होती है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। हालांकि आज काउंटर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस है। कैसे देखना चाहिए सर इन दोनों काउंटर्स को? तो इन्फो एज के स्ट्रक्चर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक यहाँ पे 7,350 के आसपास तक के टारगेट्स नो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी एक जो भी कंसोलिडेशन जा रहा है उसमें स्टॉक में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है, हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है और 7350 तक के लेवल्स इन्फो एज में नियर टर्म में रह सकते हैं। शोभा लिमिटेड काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो रिसेंटली हमने रियल एस्टेट स्पेस अगर आप देखें तो डीएलएफ जैसे स्टॉक देखे या दूसरे कोई रियलिटी स्पेस देखे तो लास्ट 15-20 दिन में ये पूरा ही स्पेस एक करेक्टिव फेज के थ्रू गया है और अभी साइंस नहीं आया है कि ये करेक्शन खत्म हो गया और एक अपट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है। सो यहाँ पे मे भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं और 1930 से 1940 फिलहाल रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए और नीचे सपोर्ट स्टॉक के लिए 1750 से 1720 की रेंज में। सो आई थिंक पॉसिबल है कि इसी रेंज में कुछ समय का और कंसोलिडेशन होगा। हालांकि मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स इतने खराब नहीं है स्टॉक के लिए, बट लेकिन शॉर्ट टर्म में रिलेटिवली क्योंकि रियल एस्टेट स्पेस में इतना मोमेंटम नहीं है, सो मैं इसको यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बिल्कुल। एक बड़ी खबर ये भी है कि अदानी ग्रुप को केन्या में एयरपोर्ट के लिए बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। वहाँ पर जो उनके एयरपोर्ट के लिए इन्होंने बताया है, पूरा प्रपोजल दिया है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सीरियसली कंसीडर भी कर रही है। अदानी एंटरप्राइजेस सर, इस काउंटर को कैसे ट्रेड करना चाहिए आप? थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है, लेकिन नो स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट 2880 2900 के आसपास है। तो अगर ये लेवल इंटैक्ट रखता है तो एक पुल बैक मूव शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक्सपेक्ट की जा सकती है 3100 के आसपास तक, और 3100 के ऊपर निकलता है तो इवन 3200 के लेवल्स देख सकते हैं। तो अगर सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखना है तो पुल बैक मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक हमारे साथ दर्शक भी मौजूद हैं, आसिफ अली जी। अली साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर मेरे पास अडानी टोटल गैस के 910 रुपए के रेट पे 30 लेयर है। ओके। सर इसको सेल करना या होल्ड करना है? बिल्कुल, इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं इस वीक में, आई मीन नेक्स्ट वीक में। और हमने देखा था कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन्स के कल नतीजे आए थे और दोनों के नतीजे काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले थे। सर कैसे देख रहे हैं अदानी टोटल गैस को? अभी तो साइडवेज है, कुछ इतना ट्रेंडेड फेज नहीं है। मे बी रिजल्ट्स के आउटकम के बेसिस पे हम कुछ मोमेंटम स्टॉक में देखें, सो एटलीस्ट रिजल्ट्स के आउटकम का वेट करें और रिजल्ट्स को एनालिसिस करके उसके बाद स्टॉक में डिसीजन लें कि वेदर आपको वहाँ क्या करना चाहिए। बिल्कुल। अगर सर मैं ये बोलूं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं नतीजों की वो अच्छी हैं, तो कैसे देखना चाहिए इस काउंटर को? सो अगर एक्सपेक्टेशंस के इनलाइन आ जाते हैं रिजल्ट्स तो स्टॉक में एक तेजी वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 950 से 980 की रेंज तक, और 850 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर ये तेजी स्टॉक में कोई आनी है तो। सो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस रिस्पेक्टिव ऑफ क्या नंबर्स आते हैं, आप 850 के एटलीस्ट अभी स्टॉप लॉस लगा के रखें और उसके बाद नंबर्स के बेसिस पे अपने डिसीजन लें। जी
एक सवाल है, हमारे एक दर्शक है जेंसा टेक्नोलॉजीज पर सवाल पूछ रहे हैं कि अभी क्या बाय कर सकते हैं? यस, यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। हम विद इन दूसरे आईटी स्टॉक्स के जैसे जैसे एक अच्छी मोमेंटम जेंसा टेक में भी देख रहे हैं। 730 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक में है। सो वो जब तक इंटैक्ट रहता है तब तक ब्रॉडर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉप लॉस थोड़े से डीप है करंट लेवल से, बट वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसीलिए आपको क्वांटिटी वहां पे एडजस्ट करनी होगी कि आप कोई बड़ी क्वांटिटी ना करें, बट लिमिटेड क्वांटिटी में 730 के नीचे स्टॉप लॉस रखे आप जेंसा टेक में खरीदारी कर सकते हैं। और इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रखिए, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अगर ये ऑल टाइम हाई के लेवल्स अपमूव कंटिन्यू रखता है तो जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है फिर आप अपने स्टॉप लॉसेस हायर लेवल्स पे शिफ्ट करते रहे। बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट खबर जो कि SJVN, क्योंकि काफ़ी सवाल भी आते हैं और ये काउंटर लाइमलाइट में भी रहता है। SJVN को मिजोरम से 13,947 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से हम काउंटर देख रहे हैं कि आज एक अच्छी इसमें तेजी काउंटर में देखने के लिए मिल रही है। सर कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट्स? 160 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक में जो रेजिस्टेंस है। सो आज भी हमने गैप अप ओपनिंग ऑलरेडी देखी है स्टॉक में, ये न्यूज के बेस पे, बट 160 के लेवल सरपास नहीं हुए। सो अगर 160 के लेवल सरपास होते तो एक अच्छा अपमूव जो स्टॉक में आगे चल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज है, 140 से 160 ये ब्रॉड रेंज है स्टॉक में। कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि इतनी कुछ नेगेटिविटी स्टॉक में नहीं लग रही है। बट मोमेंटम पर्सपेक्टिव से आई थिंक वो ये न्यूज का इंपैक्ट ऑलरेडी आज गैप अप में आ चुका है और फॉलो अप मूव अब काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेश बाइंग करनी है तो 160 के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो वहां पे फिर कर सकते हैं। जी, एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबर भी है। AI की मदद से अब गूगल मैप अपना एक नया अपग्रेडेड वर्जन उसने इंडिया में लॉन्च कर दिया। ये उन इलाकों में भी आपकी मदद करेगा जहाँ पर कि काफ़ी कंजस्टेड एरिया होते हैं, जहाँ पर कि जनरली गाड़ी की घुसने की भी ठीक से जगह नहीं होती, वहाँ पर भी ये आपको AI मदद करेगा। और ये गूगल मैप का एक अपग्रेडेड वर्जन है। सर गूगल तो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसकी एक पीयर कंपनी जो कि CE इन्फो सिस्टम के नाम से, मैप माई इंडिया के नाम से कंपनी लिस्टेड है, और उस पर क्या इम्पैक्ट देखना चाहिए? क्योंकि हमने देखा था ये काउंटर पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा चला। इस पे पीछे एक गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई थी और उस समय ये चला भी, और उसके बाद प्रमोटर ने अपना कुछ हिस्सा भी बेचा हायर लेवल्स पर। अब क्या करना चाहिए? सो आई थिंक ब्रॉडर कुछ नेगेटिव ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है स्टॉक में। प्रमोटर सेलिंग की न्यूज के बाद भी स्टॉक में कुछ ऐसे कोई सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर नहीं है और स्टॉक में 2200 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और जब तक ये 2200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आई थिंक स्टॉक में आगे फिर से तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डाउन साइड तो लिमिटेड है। 2200 का सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। जी सर, एक दूसरा काउंटर डिविडेंड को लेकर वेदांता, जो कि अक्सर अच्छे डिविडेंड देता रहा है, और आज इनकी बोर्ड बैठक है इंटरिम डिविडेंड को लेकर। अगर मैं इनकी हिस्ट्री देख रहा था, 24 मई 2024 में इन्होंने 11 रुपये का डिविडेंड दिया, उससे पहले दिसंबर में 11 रुपये का डिविडेंड दिया, और लास्ट ईयर मई में 30 मई 2023 को 18.5, और उससे पहले अप्रैल 2023 में करीब 20.5 रुपये का डिविडेंड। अब चूंकि इन्होंने पैसा भी जुटाया, वेदांता रिसोर्स को भी लेकर आज एक खबर आई, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, पेरेंट ग्रुप है, कि उनकी भी रेटिंग जो है वो अपग्रेड हो रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट शायद ये एक्सपेक्ट किए हुए बैठा कि वेदांता एक बड़ा डिविडेंड देगी, उसमें वेदांता रिसोर्स को भी एक बड़ा पार्ट जाएगा, जो कि उनकी एक फंड की जो प्रॉब्लम है वो दूर करता हुआ दिखाई देगा। सर डिविडेंड से पहले अगर मैं इसका ट्रेंड ये उठाकर देखूं कि 11 से 20 रुपए की रेंज में डिविडेंड देता है, कल के लोस से ये काउंटर उतना चल चुका है, क्या अभी फर्दर इसमें रूम है कि ये डिविडेंड की खबर को और अपसाइड करवा पाएगा? पॉसिबल है हम कुछ और अपसाइड स्टॉक में देख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी करेक्शन भी आ चुका है। कल के सेशन को छोड़ के अगर थोड़े से शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें, 22 मई को स्टॉक ने 476 के आसपास का हाई बनाया था। 476 से स्टॉक में 410 तक का एक करेक्शन आया और 410 एग्जैक्ट स्टॉक का 89 EMA सपोर्ट था जो ब्रेक नहीं हुआ है। सो आई थिंक ये 410 का सपोर्ट अगर इंटैक्ट रखता है तो डिविडेंड के पहले या डिविडेंड के बाद में भी आई थिंक एक एक्स डिविडेंड के होने के बाद भी ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी फिर से स्टॉक में आ सकती है। तो 410 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आई थिंक स्टॉक में थोड़ी पॉजिटिविटी आने के चांसेस ज्यादा है यहाँ से।